हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर को। तो बिना किसी देरी के अपन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सर वैल्यू ऑफ सप्लाई? तो गाइस अपन को पता है कि अपने को जीएसटी क्या होता है, अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया। सप्लाई में सप्लाई क्या होता है वो पढ़ लिया, किस पे जीएसटी लगना चाहिए वगैरह, राइट। तीसरे चैप्टर में अपन ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करी थी कि कब अपने को जो है जीएसटी अपने को नहीं बल्कि रेसिपिएंट को पे करना है, ठीक है। चौथे में अपन ने कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करी, सब बढ़िया चल रहा था। पांचवें में ये पता चल गया कि व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, कब जीएसटी लगाना है। छठवां जो चैप्टर है जो बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पता चलेगा कि किस अमाउंट पे जीएसटी का कैलकुलेशन करना है, राइट। दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी कि क्या बोलता है ये, GST is payable on the supply of goods and or services for consideration in the course or furtherance of business and on certain specified supplies without consideration। तो अपन ने पढ़ा था सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 जिसके 4 पैरास थे, ठीक है। वहां अपन ने पढ़ा था ये चीज कि बिना कंसिडरेशन के भी वो सप्लाई होता है और वहां जीएसटी लगता है। जीएसटी जो है वो एक एड वैलोरम टैक्स है, यानी कि परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगता है। Therefore, determining the correct taxable value is very crucial। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को करेक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना पड़ेगा सो दैट अपन एक्यूरेट जीएसटी कैलकुलेट कर पाए। तो सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट अलॉन्ग विद चैप्टर 4 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स अपने को प्रोवाइड करता है द मैकेनिज्म फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब यहाँ अपने को पढ़ना है अबाउट 3 सेक्शंस 15(1) जो कि बात करेगा कि भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू एन अनरिलेटेड पर्सन विद अ प्राइस एज सोल कंसिडरेशन, ठीक है। वहां पे अपना ट्रांजैक्शन वैल्यू ही अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है। 15 सबसेक्शन 2 बात करेगा कुछ इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स की, ठीक है, कि कुछ चीज़ों को इंक्लूड एक्सक्लूड करना पड़ता है, राइट। वो क्या चीज़ें होती है जिसको अपने को वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना पड़ता है। एंड 15(3) में अपन पढ़ेंगे अबाउट डिस्काउंट, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के अपन फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 15(1) में क्या बोला है? 15(1) में वो बोल रहा है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है ना वो ही आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी अगर आपने 2 कंडीशन फुलफिल कर ली। तो क्या वो कंडीशन है कि आप जिन भी लोगों के बीच में सप्लाई हुआ है वो अनरिलेटेड होने चाहिए एंड जो उनका कंसिडरेशन है उसमें प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, राइट। अगर आपके और मेरे बीच में सप्लाई हो रहा है तो अपन दोनों तो अनरिलेटेड है। मैं आपको कुछ गुड्स दे रहा हूँ, आप मुझे बदले में कंसिडरेशन में रोकड़ा दे रहे हो, ठीक है। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो जो प्राइस है ना अपना ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आया? एक एग्जांपल देखते हैं क्या दिया एग्जांपल में। बीसीसीआई ने कुछ परचेज करें किट्स, क्रिकेट किट्स फ्रॉम XYZ स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर 50 लाख रुपीज एंड बोथ द पार्टीज आर अनरिलेटेड, दोनों अनरिलेटेड है, विद प्राइस बीइंग द सोल कंसिडरेशन। देन ट्रांजैक्शन वैल्यू जो 50 लाख का है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी एंड जीएसटी इसी अमाउंट 50 लाख के ऊपर ही एप्लीकेबल रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलता कि बीसीसीआई जो है वो किट्स रिसीव कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप डील, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ ब्रांडिंग राइट्स, बदले में पैसा नहीं बल्कि ब्रांडिंग राइट्स हो रहे हैं, तो प्राइस यहाँ पे सोल कंसिडरेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है ना वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो वैल्यूएशन के रूल्स होते हैं ना, वैल्यूएशन के रूल्स आप पढ़ोगे फाइनल लेवल पे, वो वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करके आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द ट्रांजैक्शन कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। तो अपने को ये तो यहाँ पढ़ना नहीं है, बट मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा दिया कि कैसे आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू जीएसटी के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है, राइट। अगला क्या बोला है कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि इंक्लूड होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई में, एंड बहुत ऑब्वियस चीज़ें रहेगी। देखना सबसे पहले क्या बोल रहा है वो बात कर रहा है अबाउट टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड जीएसटी कंपेंसेशन सेस, मतलब इसके अलावा कोई भी टैक्स है ना वो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है, ठीक है। टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस एंड चार्जेस अंडर अदर लॉज, यानी कि सीजीएसटी एक्ट के अलावा कोई दूसरा एक्ट के टैक्सेस हैं उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा इफ इट हैज़ बीन चार्ज सेपरेटली इन द इनवॉइस। लेकिन याद रखना टीसीएस जो इनकम टैक्स में आता है ना वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा क्योंकि इट इज़ एन इंटरिम लेवी। तो याद रखना टीसीएस को अपने को जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना। अगर क्वेश्चन में कहीं अलग से दिया होगा तो उसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी टैक्सेस रहे तो उसको अपने को ऐड करना पड़ेगा। पेमेंट मेड टू द थर्ड पार्टीज बाय द रेसिपिएंट, मैंने आपको कुछ गुड्स दिए हैं,
ठीक है, जिसमें मेरे को समझ के चलो उसका कुछ इंस्पेक्शन करवाना था। इंस्पेक्शन करवाने के पहले वो इंस्पेक्शन का जो चार्ज था वो मेरे को कोई थर्ड पार्टी से पे करना था, उससे इंस्पेक्शन की सर्विस लेके उनको पे करना था, राइट। पैकेजिंग का खर्चा बोल दो, इंस्पेक्शन नहीं बोल के पैकेजिंग का बोल दो, ठीक है। इंस्पेक्शन तो मैं आपको आके करवा के दूंगा। अगर मैं कोई पैकेजिंग का खर्चा, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट बने फिनिश्ड गुड्स को पैक करवा के आपको देने वाला था, तो वो जो पैकेजिंग का कॉस्ट है वो मेरे बिहाफ पे अगर आपने पे कर दिया, राइट, और मैंने उसको ऑलरेडी इनवॉइस में बुक नहीं किया है, तो मेरे को अब उसको ऐड करना पड़ेगा। समझ में आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में? देखो, इफ द रेसिपिएंट मेक्स अ डायरेक्ट पेमेंट टू द थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, ठीक है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू। एक एग्जांपल के लिए XYZ कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, उन्होंने ABC इंटीरियर्स को अपने ऑफिस के डिज़ाइन के लिए, डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए हायर करा था, बट इंस्टेड ऑफ ABC इंटीरियर्स परचेजिंग द फर्नीचर, ठीक है, अब डिज़ाइनिंग है तो उसमें फर्नीचर वगैरह भी खरीदना था, तो इंस्टेड कि ABC जाके वो खरीदे, XYZ कंस्ट्रक्शन ने डायरेक्टली 5 लाख का पेमेंट कर दिया था फर्नीचर सप्लायर को। पेमेंट किसको करना चाहिए था? ABC इंटीरियर को करना चाहिए था। कौन कर रहा है? रेसिपिएंट खुद कर रहा है। तो दिस अमाउंट इज स्टिल पार्ट ऑफ ABC's इंटीरियर्स टैक्सेबल सप्लाई एंड GST मस्ट बी चार्ज ऑन द टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग 5 लाख। तो GST जब वो चार्ज करेगा ना, तो वो उसमें 5 लाख ऐड करेगा और उस पर GST लगाएगा, राइट। तो पेमेंट्स मेड बाय द recipients to the third parties on behalf of the suppliers will be added in the value of supply, राइट। अगला आता है आपके कुछ इंसिडेंटल खर्चे होते हैं। इंसिडेंटल खर्चे मतलब जो मैंने आपको सप्लाई किया ना, उससे रिलेटेड कुछ इंसिडेंटल खर्चे होते हैं। जैसे कि सर क्या होते हैं? जो भी ये एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इनकर होते हैं ना, इसको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर सप्लाई नहीं, बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो खर्चे हो रहे हैं इंसिडेंटल खर्चे, वो ऐड होंगे। एग्जाम्पल के लिए कमीशन, आपने किसी एजेंट के थ्रू कस्टमर कन्वर्ट करा है एंड अपने एजेंट को कुछ पैसा का कमीशन दिया है जो आपने बायर से रिकवर किया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा, बिल्कुल। पैकिंग चार्जेस चार्ज्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट, भैया बहुत बार आपने देखा होगा बिल पे पैकेजिंग एंड कार्टिंग चार्जेस होता है, राइट। तो वो क्या होता है कि भाई तुम्हारे को जो माल भेजना था ना वो हमने पैक किया है, उसका अलग से चार्ज लगा है, वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर रहे हैं। अगर आप कभी ध्यान से देखोगे तो उसमें वो पैकेजिंग का जो खर्चा होता है ना, वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होता है, फिर उस टोटल अमाउंट पे GST लगता है। इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन चार्जेस, अब ये क्या बोल रहा है? अगर मैं एक सप्लायर, आप यानी कि रिसिपिएंट के साइट पे आके कुछ इंस्पेक्शन करवा के आपको देता हूँ, ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, तो उसको मैं रेसिपिएंट को बिल करूंगा और वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का खर्चा, रेसिपिएंट की साइट पे आके आपने अगर कोई इंस्टॉलेशन या टेस्टिंग का खर्चा किया है, वो खर्चा भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा और उसके ऊपर भी GST कलेक्ट होगा, राइट। इसके अलावा वेटमेंट, लोडिंग, डिजाइनिंग, आपके माल का, आपको जो मैंने गुड्स दिया है उसका वेट मतलब वेट चेक करने का सर्विस आपको अलग से दे दिया, लोड करवा दिया, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग का पैसा लगा, उसको डिज़ाइन कराने के लिए अलग से पैसा लगा। ये सारी चीज़ें जो भी बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई हुआ है और आपको बिल किया गया है, वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा एंड उस पर भी GST लग जाएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है आउटवर्ड फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस का। मेरे को एज अ सप्लायर आपको माल भिजवाना था, राइट। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है। एक होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा है और अरेंजमेंट है वो सप्लायर खुद करके देता है कि भाई मेरे तरफ से है, आपके फैक्ट्री तक पहुंचवाऊंगा माल को, ठीक है। और ड्यूरिंग द ट्रांजिट आपने उन गुड्स का ट्रांजिट इंश्योरेंस करवा लिया कि रास्ते में गुड्स को कुछ ना हो जाए। अब ये चीज़ सप्लायर भी करा सकता है, बायर भी करवा सकता है। अगर सप्लायर करवा रहा है यानी कि सप्लायर क्या बोल रहा है कि भाई गुड्स आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाऊंगा, ट्रांजिट और फ्रेट का जो भी इंश्योरेंस मतलब फ्रेट का खर्चा और ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्चा मैं संभाल लूंगा। तो सॉरी, अगर तो ऐसा हो रहा है कि सप्लायर ये चीज़ अरेंज करता है, राइट, ट्रांसपोर्ट या इंश्योरेंस का खर्चा एंड फिर वो बायर के एड्रेस पे डिलीवर करता है, तो इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा एक कॉम्पोजिट सप्लाई, ठीक है। एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई विथ गुड्स एज द प्रिंसिपल सप्लाई, गुड्स को प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा। ऑफकोर्स मेन काम तो वही था। And it will be included in the value of supply and GST is charged at the same rate as those of the goods। तो जो ये मैंने फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस का सर्विस था ना, इसको मैं कॉम्पोजिट सप्लाई मानूंगा जहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स हो गए और उसी के रेट पे इस पे भी GST लग जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होने के बाद। लेकिन यही अगर बायर अरेंज करता खुद से ट्रांसपोर्ट या इंश्योरेंस का, यानी कि एक्स फैक्ट्री बेसिस होता था कि फैक्ट्री के गेट के बाद मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सप्लायर बोल देता था, तो ऐसे केस में सप्लायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी, बायर ने खुद अरेंज करा है, तो यहाँ पे सप्लायर का कोई राइट नहीं बनता उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करके उसके ऊपर भी GST लगाने का।
समझ में आ गया सर? राइट। इसके बाद में आता है सर इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी फॉर द डिलेड पेमेंट। राइट, ये क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी चार्जेस इनकर करे हैं फॉर द डिलेड पेमेंट, इट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, राइट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसके अलावा हमेशा ये बात याद रखना, जब तक के क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा ना, इट विल ऑलवेज बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। राइट, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मतलब जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट दिख रहा है ना, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो आपको उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो विदाउट जीएसटी वाले अमाउंट को ऐड करना है। तो वहाँ क्या करोगे, इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 118 या जो भी रेट चल रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो उसको अपने को क्या करना है, नेट ऑफ करके ऐड करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। समझ में आया? राइट, तो कोई भी चार्जेस हो सकते हैं आपके, लेट फीस का हो सकता है, ठीक है, आपने पेमेंट करने में डिले कर दिया तो इंटरेस्ट लग सकता है, पेनल्टी पड़ सकती है, ये सारी चीज़ें आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होने वाली है। लास्ट में आता है सब्सिडीज लिंक्ड विद द प्राइस। ठीक है, अगर कोई प्राइस लिंक्ड सब्सिडी होती है, गुड्स के प्राइस पे आपको आधा पे करना पड़ेगा, आधे की सब्सिडी मिल जाएगी, एंड ये जो है ना, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा है तो नहीं होगा। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रहा है तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के अलावा जैसे कोई एनजीओ या ट्रस्ट ने दिया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो सब्सिडी का पैसा ऐड होएगा। ठीक है, जनरल डोनेशन और सब्सिडीज आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, जनरल डोनेशंस और सब्सिडीज इंक्लूड नहीं होती, बट अगर कोई प्राइस लिंक्ड सब्सिडी होती है ना, वो इंक्लूड होएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करनी पड़ेगी इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एनीवन अदर देन अ गवर्नमेंट। समझ में आएगा सर? राइट, जैसे कि एग्जांपल के लिए नोटबुक का कॉस्ट था 50, एनजीओ ने सब्सिडी दे दी, 30 रुपये सब्सिडी दे दिए, सो द जीएसटी इज एप्लीकेबल, ठीक है, ऑन 80। भैया 50 में तो मुझे मिली, 30 रुपये की तो सब्सिडी थी उस पर, तो बुक का कॉस्ट 80 हो गया ना। और क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी एनजीओ ने दी, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो गया। यही अगर कौन देता, यही अगर मेरे को गवर्नमेंट देती तो मैं ऐड नहीं करता था, 50 पे जीएसटी लगाता था। समझ में आया? परफेक्ट। इसके बाद में आता है सर एक छोटू सा टॉपिक जो बात करता है अपने से डिस्काउंट की। अब डिस्काउंट में क्या हो सकता है सर? डिस्काउंट में आपको डिस्काउंट प्री सप्लाई भी हो सकता है, या एट द टाइम ऑफ सप्लाई भी हो सकता है, बिफोर सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या आफ्टर सप्लाई भी हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट में अगर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट मिला है तो क्या होगा, बिंदास माइनस कर लेना, अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट मिला है ना, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। पहला केस होगा जनरल केस, ठीक है, और दूसरा केस होगा आपका स्पेसिफिक केस। जनरल केस में टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेट अवे माइनस कर लेना। लेकिन स्पेसिफिक केस में थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि कुछ रिस्पेक्टिव कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है क्या। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बिना कुछ सोचे डिस्काउंट को आप माइनस कर लेना, इवन इफ इट इज अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। राइट, वो क्या कंडीशन है? सबसे पहला, वो जो डिस्काउंट है ना पोस्ट सप्लाई जो आपको मिल रहा है, इट शुड हैव बीन अग्रीड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई करते वक्त या सप्लाई करने के पहले ये अग्रीमेंट हो चुका था कि भाई देखो, एक तो हम आपको अभी इनवॉइस में डिस्काउंट दे रहे हैं, जनरल डिस्काउंट, ठीक है, सॉरी अपना जनरल डिस्काउंट अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाता है तब तो हम आपको अलाउ कर देंगे, वो माइनस हो जाएगा, इनवॉइस में शो होता है वो। लेकिन ये जो आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट होता है ना, अगर एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट सप्लायर बायर को बोल देता है कि साल के एंड में तुमने इतने वैल्यू का या इतने यूनिट्स परचेस कर लिए तो हम तुमको एक एडिशनल डिस्काउंट देंगे, क्योंकि उसकी बात तुमने एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट कर रखी है। ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अ रेलेवेंट इनवॉइस। ईयर एंड पे जब तुमने वो टारगेट अचीव कर लिया तो तुम्हारे को वो डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, कैसे दिया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। वो डिस्काउंट दिया जाएगा और आपको वो जो पहले का इनवॉइस है ना उससे उसको लिंक करके दिया जाएगा, और आपका पहले अग्रीमेंट हो चुका है। एक और एक कंडीशन क्या रहेगी डिस्काउंट लेने के लिए, कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी नीड्स टू बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। समझ में आया क्या? यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, कि भाई पहले हमने आपको इनवॉइस पे ज़्यादा रुपए चार्ज करे थे, अब आपने टारगेट अचीव कर लिया है तो हम आपको एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसकी बात हमने आपसे पहले कर रखी थी। ये लो क्रेडिट नोट, आपकी इनवॉइस की वैल्यू को हमने कम कर दिया। अब क्या होगा, आपने पहले जब अमाउंट ज़्यादा भरा था तो आईटीसी ज़्यादा क्लेम किया था, अब वैल्यू कम करी है तो आईटीसी भी कम लेना चाहिए था। आप तो ज़्यादा ले चुके, चुपचाप रिवर्स कर दो। अगर रिवर्स करोगे तो ही ये डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आएगा सर? तो ये होता है डिस्काउंट की कहानी। मैंने क्या बोला, अगर डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई मिल रहा है तब तो स्ट्रेट अवे वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आफ्टर सप्लाई मिल रहा है, जनरल केसेस में इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, माइनस करने नहीं मिलता। लेकिन स्पेसिफिक केसेस में 3 कंडीशन के फुलफिल होने पे आपको माइनस करने मिलता है। कंडीशन नंबर 1, डिस्काउंट टू बी अग्रीड एट द टाइम ऑफ और बिफोर द सप्लाई। ठीक है, इट नीड्स टू बी लिंक्ड विद द रेलेवेंट इनवॉइसेस एंड द प्रोपोर्शनेट आईटीसी नीड्स टू बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। समझ में आ गया सर? कुछ टाइप्स ऑफ डिस्काउंट भी देख लो, बहुत सिंपल है। देखो,
पहला है स्टैगर्ड डिस्काउंट। क्या बोल रहा है स्टैगर्ड डिस्काउंट? जैसे जैसे आप ज़्यादा वॉल्यूम खरीदोगे डिस्काउंट की रेट हम बढ़ाते जाएंगे। आपने अगर 5,000 की शॉपिंग करी 10%, 10,000 की करी तो 20%, और 20,000 की करी तो फिर 30%। ये होता है स्टैगर्ड डिस्काउंट विच इंक्रीजेज विद द परचेज वॉल्यूम। यस, क्या ये डिडक्ट करने मिलता है? यस मिलता है। डिस्काउंट इज शोन ऑन द इनवॉइस एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, एग्जाम्पल बाय मोर सेव मोर डिस्काउंट प्रोग्राम। अगर ईयर एंड या वॉल्यूम डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट इज ऑफर्ड बेस्ड ऑन द टोटल एनुअल परचेजेस बट एक्चुअल डिस्काउंट अमाउंट इज डिटरमाइंड आफ्टर द सप्लाई। एक्चुअल में डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये ईयर एंड पे पता चलेगा। ठीक है, वो भी कब? जब आपने टोटल एनुअल परचेजेस के टारगेट को मीट कर लिया है। यहाँ पे भी क्रेडिट नोट दे के आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, एंड आप उसी के बेसिस पे अपना क्रेडिट रिवर्स करते हो। राइट, सेकेंडरी नेचर के डिस्काउंट क्या होते हैं? ऐसे डिस्काउंट्स जो कि आफ्टर सप्लाई दिए जाते हैं एंड उसके बारे में आपको एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता नहीं होता। भाई जब तुमको एट द टाइम ऑफ या बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई अग्रीमेंट आपने करा ही नहीं है डिस्काउंट का, तो भाई कैसे माइनस करने मिलेगा? ये आपको माइनस करने नहीं मिलेगा एंड आर नॉट एक्सक्लूडेड। दीज डिस्काउंट्स आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड नो जीएसटी इज मेड। ठीक है सर, नो जीएसटी एडजस्टमेंट इज मेड। ठीक है, जीएसटी तो इवेंचुअली फिर लग ही जाएगा। And lastly, no claim bonus, pre-disclosure in the policy documents and discount recorded in the invoices। ये क्या होता है सर? बहुत बार होता है अपन ने प्रीमियम पे करा बट पूरे साल में अपन ने इंश्योरेंस का क्लेम मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ा क्लेम करने का, तो ऐसे केसेस में नो क्लेम बोनस जो होता है ना वो मिलता है अपने को एज अ डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। तो उसमें अपने को डिडक्ट करने मिल जाता है नो क्लेम बोनस का। समझ में आया क्या? एंड लास्टली कुछ बेसिक बातें लिखी है कि कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाओगे अंडर सेक्शन 15(1) एंड कुछ नोटिफाइड सप्लाईज भी हो सकती है। 15(4), 15(5) में उसकी बात की है। क्या बोला है कि अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहा है या फिर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 15(1) के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगा। इंस्टेड इट विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स फॉर वैल्यूएशन। ठीक है, वो कब पढ़ेंगे? फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे। और सर्टन नोटिफाइड सप्लाईज, कुछ और भी नोटिफाइड सप्लाईज होती है जिसपे भी अपने को रूल्स फॉर द वैल्यूएशन मतलब देखना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ पे 15(1-3) में नहीं हो पाएगा। समझ में आएगा? इसी के साथ 18 मिनट के अंदर पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर एकदम डिटेल में अपन ने कॉन्सेप्चुअल तरीके से रिवाइज कर लिया है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।